प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण। 1972 में पश्चिम बंगाल का वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए सालों के वनों को पुनः पूर्ण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारणों का पता लगा। सतर्कता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई, जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर झड़पें होने लगी। इन झगड़ों ने नक्सली जैसे हिंसक आंदोलनों को और हवा दे दी। अतः वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया तथा मैदानपुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी ए.के. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया तथा उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन की 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए रोजगार मिला, साथ ही उन्हें वहां से उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की अनुमति भी दी गई। स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक आराबाड़ी का सालवन समृद्ध हो गया तथा पहले सक्रिय भागीदारी से 1983 तक आराबाड़ी का सालवन समृद्ध हो गया तथा पहले बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया। क्रियाकलाप 16.8 निम्न के द्वारा वनों को होने वाली क्षति पर परिचर्चा कीजिए। राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के लिए आरामगृह रेस्ट हाउस का निर्माण करना, राष्ट्रीय उद्यानों में पालतू पशुओं को चराना, पर्यटक द्वारा प्लास्टिक बोतल, थैलियों तथा अन्य कचरों को राष्ट्रीय उद्यान में फेंकना। प्रश्न, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताइए। सभी के लिए जल। महाराष्ट्र के एक गांव में जल की कमी की दीर्घकालीन समस्याओं को जूझ रहे ग्रामीण एक जल मनोरंजन पार्क का घेराव कर लेते हैं। इस पर परिचर्चा कीजिए कि क्या उपलब्ध जल का समुचित उपयोग है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है। हम कक्षा 9 में एक संसाधन के रूप में जल के महत्व तथा जल के चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। मनुष्य ने किस प्रकार जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, साथ ही मनुष्य की प्रकृति में दखल से अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। एक एटलस की सहायता से भारत में वर्षा के पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ऐसे क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां पर जल की प्रचुरता है तथा ऐसे क्षेत्रों की जहां इसकी बहुत कमी है। उपरोक्त क्रियाकलाप के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जल की कमी वाले क्षेत्रों एवं अत्यधिक निर्धनता वाले क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध है। वर्षा के प्रतिरूप अध्ययन से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता का पूर्ण सत्य सामने नहीं आता है। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है। प्रकृति में मानसून के अभिदान के बाद भी क्षेत्रों के वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में काफी कमी आई है। फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, उद्योगों से प्रभावित प्रदूषक एवं नगरों के कूड़ा कचरे ने जल को प्रदूषित कर उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। बांध, जलाशय एवं नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता रहा है। पहले इन तकनीकों का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी तथा स्थानीय निवासी उसका प्रबंधन कृषि एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कराते थे, जिससे जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके। इस भंडारित जल का नियंत्रण बड़ी प्रकार से किया जाता था। जल की उपलब्धता और दशकों एवं सदियों के अनुभव के आधार पर इष्टतम फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे। सिंचाई के इन संसाधनों का प्रबंधन भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था। अंग्रेजों ने भारत आकर अन्य बातों के साथ साथ इस पद्धति को भी बदल दिया। बड़ी परियोजना जैसे कि विशाल बांध तथा दूर जाने वाली बड़ी बड़ी नहरों को सर्वप्रथम संकल्पना कर उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य भी अंग्रेजों द्वारा ही किया गया, जिससे हमारे स्वतंत्र होने पर हमारी सरकार ने पूरे जोश के साथ अपनाया। इन विशाल परियोजनाओं से सिंचाई के स्थानीय तरीके उपेक्षित होते गए। सरकार धीरे धीरे इनका प्रबंधन प्रशासन अपने हाथों में लेती चली गई, जिससे जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण समाप्त हो गया। हिमाचल प्रदेश में कुल लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमालय प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली व्यवस्था का विकास हुआ। इन्हें
कहा जाता है। झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक ले जाया जाता है। इन कुल से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्रों के सभी गांवों की सहमति से किया जाता था। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कृषि के मौसम में जल सर्वप्रथम दूरस्थ गांव को दिया जाता था। फिर भी उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित गांव उस जल का उपयोग करते थे। कुल की देखरेख के एवं प्रबंधन के लिए 2 अथवा 3 लोग रखे जाते थे, जिन्हें गांव लोग वेतन देते थे। सिंचाई और के अतिरिक्त इन कुल से जल की भूमि में अंतः स्रावन भी होता रहता था, जो विभिन्न स्थानों पर झरने की जल प्रदान करता रहता था। सरकार द्वारा इन कुल के अधिग्रहण के बाद इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए तथा जल के वितरण की आपस की भागीदारी के पहले ही जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? बांध। हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं? बड़े बांध में जल संग्रह पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं वरन विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जिसके विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इससे निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाती है। उदाहरणतः इंदिरा गांधी नहर राजस्थान से काफ़ी बड़े क्षेत्रों में हरियाली आ गई है, परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत लोग वंचित रह गए हैं। जल का समान वितरण नहीं है, अतः जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना, धान जैसी अधिक जल खपत वाली फसल उगा लेते हैं, जबकि दूर के लोगों को जल मिल नहीं पाता है। उन व्यक्तियों की व्यथा और भी बढ़ जाती है। धान को उगाने के लिए ज़्यादा जल की जरूरत होती है तथा असंतोष होता है, जबकि उन व्यक्तियों को जिन्हें बांध एवं नहर बनाते समय विस्थापित किया गया और उस समय किए गए वायदे भी पूरे नहीं किए गए, बड़े बांधों को बनाने के विरोध में उठ रहे उन कारणों की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। गंगा नदी पर बना टिहरी बांध इसका एक उदाहरण है। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में भी अवश्य पढ़ा होगा, जिसमें नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा है। बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याओं की चर्चा विशेष रूप से होती है। सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। आर्थिक समस्या, क्योंकि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उसे अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है। पर्यावरणीय समस्या, क्योंकि उससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर गरीब आदिवासी होते हैं, जिन्हें इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता है तथा उन्हें अपनी भूमि एवं जंगलों से हाथ धोना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती। 1970 में बने तावा बांध के विस्थापितों को अभी भी वह लाभ नहीं मिल सके जिनका उनसे वादा किया गया था।